अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंटिजेंसी टेबल देखा था कि कंटिजेंसी टेबल होता क्या है, ठीक है। देन हम लोगों ने प्रोसीजर देखा था कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स का प्रोसीजर क्या है, ठीक है। आज हम इससे रिलेटेड टेस्टिंग इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स के प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ 17.48। क्वेश्चन क्या है, विल बी classified 1725 school children according to intelligence and apparent family economic level. A condensed classification follows। क्या हमारे पास यहाँ पे क्लासेस very well clothed, well clothed then poorly clothed। यहाँ पे डल इंटेलिजेंट और यहाँ पे क्या है, वेरी कैपेबल। ये स्ट्रेंथ कितनी 81, ये 141, ये 127, ये 322, ये 457, ये 163, ये 233, ये 153 और ये 48। Now test the null hypothesis of independence of two classifications at 0.01 level of significance। अब
दो कैटेगरीज, दो क्लासिफिकेशन या दो क्राइटेरिया या दो वेरिएबल्स के दरमियान में एसोसिएशन रिलेशन की अगर बात करें, तो सपोज करें अगर हमारे पास वेट हो और एक वेरिएबल हमारे पास डाइट हो, तो हम ये चेक करेंगे कि जो एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पे इफ़ेक्ट होता है या नहीं होता, कितना इफ़ेक्ट होता है, इससे हमें कंसर्न नहीं है। ठीक है, जैसे डाइट को चेंज करने से वेट चेंज होता है, वेट बढ़ता है या नहीं बढ़ता। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होती है, एसोसिएशन होती है। या फिर ये हम कहते हैं कि क्या जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, उसका जो स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट है वो एज पे डिपेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मींस के जो यंग एज के लोग हैं उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं, या जो ज़्यादा कम एज के लोग हैं उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं या नहीं। तो ये क्या होती है, रिलेशनशिप या एसोसिएशन होती है टू वेरिएबल्स के दरमियान। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 1725 स्कूल चिल्ड्रन है। ठीक है, जिनके लिए दो कैटेगरी, इंटेलिजेंस और उनके पेरेंट फैमिली इकोनॉमिक लेवल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। हम लोगों ने नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है कि क्या दो क्लासिफिकेशन, ये जो इंटेलिजेंस और पेरेंट फैमिली इकोनॉमिक लेवल है, इनके दरमियान में कोई एसोसिएशन है या नहीं, या एक दूसरे से ये इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। तो सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे। वी फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस एज नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा, द टू क्राइटेरिया of classification are independent। और यहाँ पे क्या होगा, द टू क्राइटेरिया। अब यहाँ पे जो दो क्राइटेरिया, एक इंटेलिजेंस का है और एक पेरेंट फैमिली इकोनॉमिक लेवल का है। द टू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन are not independent। सेकेंड नंबर पे हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें गिवन है अल्फ़ा 0.01। ठीक है, देन थर्ड पे हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर लें। वो क्या है, R-1 C-1। अब यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ़ रोज़ की बात की जाए तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है, 3 बनती है। एक कौन सी बनती है, वेरी वेल क्लोथिड की, दूसरी वेल क्लोथिड और तीसरी पोरली क्लोथिड। तो ये क्या बनेगा, 3-1। और इसी तरह अगर कॉलम की बात की जाए तो 3 कॉलम्स बनते हैं, डल, इंटेलिजेंट, वेरी कैपेबल। तो ये भी क्या है, 3-1। तो 2 × 2 ये क्या बन गया, 4। ये क्या हमारे पास बन गया, 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो ये होता है, ith रो टोटल jth रो टोटल डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे ही टोटल कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे टोटल करूँ तो इस कॉलम का टोटल मेरे पास आ रहा है 349। इस कॉलम का टोटल मेरे पास आ रहा है 942।
इस कॉलम का मेरे पास आ रहा है 434। इसी तरह अगर मैं इस रो का टोटल देखूं तो ये मेरे पास 636, 751 और 338। तो बेशक इन कॉलम्स के सम का इन कॉलम्स के सम का सम कर लें या इन रोज़ के सम का सम कर लें, हमारे पास क्या बनेगा, 725 ही बनेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम हर सेल के लिए, ठीक है, ये जो इंटरसेक्शन से बनेगा हर रो के और कॉलम की, ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो के इंटरसेक्शन से बन रहा है तो ये एक सेल कहलाएगा। इसी तरह ये सेकंड कॉलम और सेकंड रो से मिलके बन रहा है तो ये भी एक सेल कहलाएगा। ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम से मिलके बन रहा है तो ये भी एक सेल कहलाएगा। तो हम हर सेल के लिए क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखें, सबसे पहले जो हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी या ऑब्जेक्टिव है वो क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे वो सारी की सारी क्या लिखेंगे, 1 बाय 1 लिखेंगे। 81, 141, 127, 322, 457, 163, 233, 153 और 48। अब हर सेल के लिए हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट होगी, ठीक है, उसके लिए फार्मूला था हमारे पास कि अगर ई आई जे किसके इक्वल है, ए आई बी जे और एन, यानी अगर हम E11 निकालना चाह रहे हैं तो A1 B1 और टोटल एन। अब यहाँ पे जो एन है हमारे पास, एन हमारे पास क्या है, 1725। एन हमारे पास क्या है, 1725। ठीक है। तो इसका वे ये होता है कि अब 81 है ना हमारे पास, 81, तो 81 ये हमारे पास 81 वाला सेल है। 81 के नीचे जो कॉलम सम है और 81 के करिस्पोंडिंग रो सम है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 349 मल्टीप्लाई बाय 636 डिवाइडेड बाय 1725। ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास बन रही है 128.67, 128.67 बन रही है हर सेल के लिए। 81 के सेल के लिए 81 के करिस्पोंडिंग जो हमारे पास कॉलम सम है वो, और 81 के करिस्पोंडिंग जो रो सम है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। 141 के लिए देखें, 141 ये है हमारे पास, ठीक है, ये सेल बनता है। इसके लिए कॉलम सेल कॉलम सम क्या है, 349। ठीक है। इसके लिए 141 के लिए रो सम क्या है, 751। टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, 1725। तो ये हमारे पास आती है वैल्यू 151.94। इसके लिए आएगी हमारे पास 68.38, 347.31। ठीक है। अब 457 को देखिए, अगर 457 ये सेल बनता है, इसके करिस्पोंडिंग जो कॉलम सम है वो 942 है। ठीक है, वो क्या है, 942, और इसके करिस्पोंडिंग रो सम क्या है, 751 डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो ये हमारे पास बन रहा है 410.11। ठीक है, ये बन रहा है 184.57, 160.01, 188.94 और 85.03।
अब क्या करना है, हर जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है या ऑब्जेक्टिव है उसमें से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देना है। तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, -47.67, -10.94, 58.62, -25.31, 46.89, -21.57, 72.99, -35.94 और -37.03। नेक्स्ट जो हम करेंगे इसका स्केयर करेंगे। (22, 72.4289, 119.6836, 34, 36.3044, 640.5961, 2198.6721, 465.2649, 5327.5401, 1291.0836, 1371.2209। अब इस स्केयर जो हमारे पास डिफरेंस का स्केयर आया है उसको हम डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे। तो हमारे पास आ रहा है 17.6609 और 0.7877, 50.2530, 1.8444, 5.3611, 2.5208, 33.2950 और ये 6.8364, 16.1263। ठीक है, और इसका सम जो है वो हमारे पास आ रहा है 134.29, क्योंकि हम लोगों ने कहा था काई स्क्वायर जो है इस केस में जितने भी रो सम है, ठीक है, जितने भी कॉलम सम है उसके लिए क्या ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी या ऑब्जेक्टिव में से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को माइनस करके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो यही काम हम लोगों ने यहाँ पे किया है। तो ये हमारे पास आ रहा है 134.21। ठीक है, फिफ्थ पे देखें। अब हम ये देखेंगे अल्फ़ा और r-1 c-1। तो अल्फ़ा हमारे पास 0.01 गिवन है, ये 4 है, तो ये वैल्यू 13.28 आती है। तो अगर इसको ग्राफिकली देखा जाए तो ये अल्फ़ा r-1 c-1 विच इज़ इक्वल टू 13.28, बट हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है काई स्क्वायर की वो आई है 134.21। तो इसका मतलब क्या है, क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रहे हैं हम। किस में कर रहे हैं, क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रहे हैं। तो यहाँ से हम कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। Since the calculated value which is chi-square is equal to 134.21 does not
डज नॉट फॉल इन एक्सेप्टेंस रीजन कह लें। और या ये कह लें फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन। सो वी रिजेक्ट H naught, that is the two criteria of classification अब यहाँ पे जो दो क्राइटेरिया हमारे पास हैं, एक वो है अपेरेंट फैमिली इकोनॉमिक लेवल और दूसरा क्या है इंटेलिजेंस आर नॉट इंडिपेंडेंट। मीन्स इन दोनों के दरमियान में कोई ना कोई रिलेशन है। अपेरेंट फैमिली इकोनॉमिक लेवल का इंटेलिजेंस पे इफ़ेक्ट होता है। मीन्स इकोनॉमिक जो लेवल है वो बेटर होने से इंटेलिजेंस बेहतर हो सकती है। ठीक है, हमें सिर्फ ये चेक करना है, बेहतर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, हमें लेकिन डिपेंड कर रही है। हमें इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि वो बेहतर हो रही है या कम हो रही है, तो लेकिन हमें सिर्फ ये चेक करना है कि क्या वो डिपेंड कर रही है एक दूसरे पे। तो यहाँ पे जो दो क्लासिफिकेशन है, इकोनॉमिक लेवल के कम या ज़्यादा होने से इंटेलिजेंस पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हम लोगों ने ये हाइपोथेसिस को चेक किया है। ठीक है, अब यहाँ पे कंटिजेंसी टेबल का देखें सारा प्रोसीजर वही है, काई स्क्वायर की वैल्यू निकालने का वे वही है, जस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज है, कंक्लूजन निकालने का वे वही है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा वो हमेशा जो नल बनेगा वो इंडिपेंडेंट क्लासिफिकेशन पे बनेगा या दो वेरिएबल्स की इंडिपेंडेंसी पे बनेगा, और H1 जो होगा उनके रिलेशनशिप पे बनेगा या एसोसिएशन पे बनेगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन होगा, अगर नहीं गिवन होगा तो हम 0.01 या 0.05 ले सकते हैं। देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। वो क्या होता है, रो सम, कॉलम सम और डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और ये निकालने का वे यही है कि जो भी जिस भी हम सेल की बात कर रहे हैं उस सेल के कॉलम सम के साथ उस सेल के रो सम को मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करेंगे। जैसे 48 है, 48 के लिए ये कॉलम सम 434 और ये रो सम 338, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल सम 1725 पे डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हर ऑब्जेक्टिव के लिए, हर सेल के लिए। ठीक है, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, स्केयर करेंगे और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करेंगे और एंड पे सम लेंगे, तो वो सम हमारे पास क्या आएगा, काई स्केयर बनेगा। तो ये था प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग इंडिपेंडेंसी ऑफ एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स कह लें इन कंटिजेंसी टेबल।